एक गरीब अनाथ लड़की जिसका नाम दामिनी था, जो कि बहुत भूखी थी। उसने कई दिनों से खाना नहीं खाया था। वो बेचारी यहाँ वहां दर दर की ठोकरें खा रही थी। दामिनी को बड़ी भूख लगी थी। भूख के मारे दामिनी ने एक घर के दरवाजे को खटखटाया। तभी औरत बाहर आती है और दामिनी के फटे हाल को देखकर अजीब सा मुंह बनाती है। क्या है? क्यों अपनी गंदी शक्ल मुझे दिखा रही हो? दीदी, मैंने कई दिनों से खाना नहीं खाया है। भगवान के नाम पर आपके घर में जो भी बचा कुचा थोड़ा बहुत खाना होगा वह आप मुझे दे दो। भले ही बासी हो, लेकिन फिर भी आप मुझे वह खाना दे दो। मुझे बहुत भूख लगी है दीदी। हाँ हाँ, मैंने तो ठेका ले रखा है ना तुम जैसे भिखारी को खाना खिलाने का। अरे, जब तुम्हारे पास खाने के लिए, जीने के लिए कुछ भी नहीं है तो जाकर चुल्लू भर पानी में डूब मरो ना। हाँ। दीदी, भगवान ने आपको सब कुछ दिया है। अगर आप मुझ जैसी गरीब और भिखारी की थोड़ी सी मदद कर दोगी तो आपका भला होगा। अगर मैं तेरी मदद ना भी करूं तब भी भगवान मेरा भला ही करेगा, क्योंकि मैं रोज पूजा पाठ करके भगवान को आधा किलो मिठाई चढ़ाती हूँ। तो तू मेरी चिंता तो बिल्कुल मत कर। अब जा यहाँ से। तेरी शक्ल देखकर और तेरी हालत देखकर मुझे उल्टी आ रही है। दीदी, 4 दिन से खाना नहीं खाया है और खाना ना खाने की वजह से मुझे बहुत कमजोरी हो रही है। आप मुझे खाना नहीं तो कम से कम 1 गिलास पानी ही पिला दो। तू यहाँ से जाती है या नहीं, या फिर मैं तुझे धक्के मारकर यहाँ से निकालूं? वो औरत गुस्से में दामिनी को भगा देती है। बेचारी फिर से किसी और दरवाजे को खटखटाती है। वहां भी दामिनी को खाली हाथ ही लौटना पड़ा। तभी दामिनी देखती है कि एक ठेले पर उसकी उम्र की कुछ लड़कियां चाट पापड़ी खा रही होती हैं। ये देख दामिनी को चाट खाने का भी जी करता है। ये दुनिया भी कितनी अजीब है। इस दुनिया में किसी के सर पे सुख के बादल है तो किसी के सर पे दुख के बादल। कोई पेट भर के खाता है तो कोई पेट भरने के लिए लोगों से मांगता है। तभी वो लड़कियां आधा चाट खाकर बाकी चाट कूड़ेदान में फेंक देती हैं। दामिनी भागते हुए जाती है और कूड़ेदान से चाट निकालकर वो चाट खाने लगती है। ऐसे ही रात हो जाती है। दामिनी एक सेब के बागीचे में चली जाती है और देखती है कि उस बागीचे में बहुत ही सुंदर सुंदर सेब लगे हैं। अरे, ये बागीचा तो कितना सुंदर है और इस बागीचे में कितने सुंदर सुंदर सेब लगे हुए हैं। लगता है आज रात पेट भरने का इंतजाम तो हो ही गया मेरा। एक काम करती हूँ, थोड़े बहुत सेब तोड़कर खा लेती हूँ और यहीं पर रात गुजार लूंगी। इतना सोचकर दामिनी कुछ सेब तोड़कर खा लेती है और उसी बागीचे में सो जाती है। ऐसे ही अगली सुबह उस बागीचे की मालकिन आती है और एक मग पानी दामिनी के चेहरे पर डाल देती है, जिससे दामिनी की आंख खुल जाती है। क्यों री, ये बागीचा तेरे बाप ने बनवाया है क्या, जो बड़े आराम से मेरे बागीचे में सो रही है? और तेरी हिम्मत कैसे हुई इस बागीचे में आने की? मालकिन, मुझे माफ कर दीजिए। दरअसल मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, इसलिए रात गुजारने के लिए मैं कहीं भी रुक जाती हूँ। अरे, तो किसी ट्रेन के नीचे जाकर लेट जा, वहां अपनी रात गुजार, या फिर अपनी टिकट कटवाकर भगवान के पास चली जा। लेकिन तू मेरे बागीचे में कैसे आ गई? तुझे पता भी है इस बागीचे को मेंटेन करने के लिए मैं कितने पैसे खर्च करती हूँ। माफ करना मालकिन, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। आइंदा मैं अब कभी भी आपके बागीचे में नहीं आऊंगी। और तो और, मुझे ऐसा लगता है कि तूने मेरे बागीचे से सेब तोड़कर खाया है। तुझे पता भी है ये सेब मार्केट में कितने महंगे बिकते हैं। पता नहीं कहां कहां से मुंह उठाकर आ जाते हैं तेरे जैसे भिखारी। अरे, जब देखो तब रोना हर किसी अमीर आदमी के सामने सुनाने लगते हैं। अरे, जैसे हम लोगों ने इन गरीब लोगों का ठेका लिया है। उस बागीचे की मालकिन दामिनी को धक्के मारकर वहां से भगा देती है। बेचारी रोते हुए यहाँ वहां भटकने लगती है। तभी दामिनी की नजर एक मंदिर पे जाती है। वो मंदिर के अंदर जाती है।
जहां एक अमीर आदमी 11 ब्राह्मणों को भोजन करवा रहा था। तभी दामिनी भी उन ब्राह्मणों की बगल में भोजन करने के लिए बैठ जाती है। तभी मंदिर के पंडित और वो अमीर आदमी दामिनी को भगाने लगते हैं। लड़की, तेरी हिम्मत कैसे हुई इस मंदिर में आने की? और तो और इन ब्राह्मणों के बगल में बैठने की हिम्मत कहाँ से आ गई तेरे अंदर? अरे इन ब्राह्मणों के बगल में बैठकर तू इन ब्राह्मणों का अपमान कर रही है। पंडित जी, ये ब्राह्मण दिखने में ठीक ठाक लग रहे हैं। इनके पास तो पैसे की भी कोई कमी नहीं होगी। उसके बावजूद आप इन्हें भोजन करवा रहे हैं। अगर भोजन करवाना ही है तो मुझ जैसी भिखारी को करवाओ ना। मैंने 1 हफ्ते से कुछ नहीं खाया है। ए भिखारी लड़की, तुझे पता भी है ब्राह्मणों को भोजन करवाने से पुण्य मिलता है, और तू उनके बगल में बैठकर इनका और हमारा अपमान कर रही है। चुपचाप चली जा यहाँ से। अरे काका, अगर आपको पुण्य कमाना है तो गरीब और भिखारी की मदद करो ना। इन ब्राह्मणों को खिलाकर आप पाखंड को बढ़ावा दे रहे हो। अरे इन ब्राह्मणों के पास किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है। अगर देना ही है तो किसी निर्धन को दो। धनी को देने का क्या फायदा? तू ऐसे नहीं मानेगी। रुक जा, अभी तुझे बताता हूँ। मंदिर के पंडित और वह अमीर आदमी दामिनी को मंदिर से बाहर भगा देते हैं। बेचारी रोते हुए मंदिर से बाहर आ जाती है। रोते रोते दामिनी की नजर एक बूढ़े आदमी पर जाती है, जो कि एक टोकरी में कुछ सेब लेकर बैठा हुआ था। वो बार बार उस टोकरी को उठाकर अपने सर पर रखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो टोकरी अपने सर पर रख नहीं पा रहा था। तभी दामिनी वहां जाती है और उस आदमी से कहती है, अरे बाबा, आप ये टोकरी मुझे दे दीजिए। मैं ये टोकरी उठाकर आपको आपके घर तक छोड़ दूंगी। अरे बेटा, तेरा बहुत बहुत शुक्रिया। तू बड़ी ही दयालु है, तभी तो तुझे मुझ पर दया आ गई, वरना मेरे सामने से तो बहुत सारे लोग गए, उन्होंने मुझे देखकर भी नजरअंदाज कर दिया। कोई बात नहीं बाबा, हम लोगों को तो नहीं बदल सकते ना। चलिए, आप मेरे साथ चलिए। मैं ये टोकरी अपने सर पर रख लेती हूँ। इस तरह से दामिनी उस बूढ़े आदमी को उसके घर तक छोड़ देती है। तभी वह बूढ़ा आदमी दामिनी को रोकता है और कहता है, अरे बेटा रुको, ये लो, ये कुछ सेब रख लो, तुम्हें भूख लगी होगी ना, खा लेना। हाँ बाबा, मुझे बहुत भूख लगी थी। कई दिनों से खाना नहीं खाया है मैंने। आपने मुझे ये सेब देकर मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। अच्छा बेटा, तेरा घर कहाँ है? तू कहाँ रहती है? बाबा, ये गांव ही मेरा घर है। बस भगवान ने मुझे सर छुपाने के लिए कोई जगह नहीं दी है, इसलिए मैं गांव गांव यहाँ वहां भटकती रहती हूँ। अच्छा बेटा, अगर तू बुरा ना माने तो तू मेरे साथ रह सकती है। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। मुझे तुझ में अपनी पोती नजर आती है। मेरे बच्चों ने शादी के बाद मुझे घर से निकाल दिया, तब से मैं यहाँ पर अकेला ही रहता हूँ। हाँ बाबा, क्यों नहीं? कहते हैं ना, तिनके को सहारा। अब हम दोनों एक दूसरे का सहारा बनकर ही आगे बढ़ेंगे। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। वह बूढ़ा आदमी दामिनी को एक दिन सेब के कुछ बीज देता है और कहता है, बेटा, घर के सामने जो बगीचा है वो मेरा ही है। उसमें जाकर ये कुछ सेब के बीज हैं, इन्हें बो देना। ठीक है बाबा, मैं जरा घर का काम निपटा लूं। उसके बाद मुझे आपके लिए खाना भी तो बनाना है। फिर मैं बागीचे में जाकर बीज बो दूंगी। ऐसे ही दामिनी घर का सारा काम करने के बाद बागीचे में जाती है और सेब के बीज को जमीन में बो देती है। ऐसे ही 2 दिन बाद अचानक से उस बागीचे में सेब का बाग बन जाता है। ये देखकर दामिनी हैरान थी और वो इस बारे में अपने बाबा को बताने ही आ रही थी। तभी एक सेब दामिनी को आवाज देते हुए कहता है, अरे दामिनी रुको,
घबराओ नहीं। यह जो कुछ भी हुआ है वो एक चमत्कार है। दरअसल मैं एक जादुई सेब हूँ और मुझे तुम्हारी मदद करने के लिए ही भेजा गया है। अच्छा, तो जरा मुझे कुछ जादू करके तो दिखाओ, तभी तो मानूंगी ना कि तुम एक जादुई सेब हो। अच्छा, तो जरा अपनी इच्छा बोलो मेरे सामने। अच्छा, तो एक काम करो, मैंने जो अभी फटे हुए कपड़े पहने हैं, तुम मुझे अपनी जादुई शक्ति से मेरे इस फटे हुए कपड़े को एक सुंदर से सूट में बदल दो। दामिनी के इतना बोलते ही जादुई सेब दामिनी के फटे हुए कपड़ों को एक सुंदर से सूट में बदल देता है। ये देखकर दामिनी को पूरा यकीन हो जाता है कि ये एक जादुई सेब है। अरे, तुम तो सच में जादुई सेब हो। रुको, ये बात मैं बाबा को बताकर आती हूँ। जादुई सेब के बारे में जानने के बाद बाबा को भी बहुत खुशी होगी। अरे दामिनी रुको तो, जरा मेरी बात सुनो। अरे नहीं नहीं, मुझे इस बारे में अपने बाबा को बताना है। बाबा बहुत ज्यादा खुश होंगे। मैं अभी आई। जादुई सेब, तुम मेरा इंतजार करना। दामिनी भागते हुए अपने घर में आती है और वह चारों ओर अपने बूढ़े बाबा को ढूंढने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसे बूढ़े बाबा कहीं मिल ही नहीं रहे थे। बूढ़े बाबा के ना मिलने पर दामिनी बहुत परेशान हो जाती है और वह दुखी होकर फिर से जादुई सेब के पास आती है और कहती है, हे जादुई सेब, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? मुझे मेरे बाबा कहीं नहीं मिल रहे हैं। दामिनी, तुम जिसे ढूंढ रही हो वो तुम्हें अब कभी नहीं मिलेगा। दरअसल इतने दिन तक तुम जिसके साथ रह रही थी वो कोई इंसान नहीं बल्कि एक जादुई शक्ति थी। दरअसल मैं जादुई सेब तुम्हारे साथ एक बूढ़ा आदमी बनकर रह रहा था। अच्छा, मुझे तो कभी पता ही नहीं चला कि वह सब जो हो रहा है वह एक जादुई शक्ति है। सही कहा है किसी ने, अच्छा वक्त आने पर सब कुछ सही हो जाता है। हाँ, और अब से तुम्हें अपने आप को कभी भी अकेला महसूस करने की जरूरत नहीं है। मैं हमेशा तुम्हारी मदद करूंगा। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जादुई सेब। तुम नहीं जानते आज मैं कितनी खुश हूँ। इस तरह से दामिनी जादुई सेब की मदद से तरक्की करते हुए आगे बढ़ने लगती है। जगह जगह दामिनी बहुत सारे सेब की सप्लाई करने लगती है। धीरे धीरे दामिनी की बहुत अच्छी कमाई भी होती है। देखते ही देखते दामिनी ने अपने लिए बहुत सुंदर सा घर भी बना लिया था और उस घर में दामिनी के लिए जरूरत का हर सामान था। और इस तरह से दामिनी अपने साथ साथ हर गरीब और जरूरतमंद लोगों की मदद करते हुए आगे बढ़ती है। रघुनाथ एक गरीब किसान था। उसके पास अपना एक खेत था जिसमें वो तरह तरह की सब्जियां लगाया करता। लेकिन पिछले साल टमाटर के दाम बढ़ जाने के कारण उसने सोचा कि इस बार टमाटर की खेती करता हूं और दाम बढ़ेंगे तो मैं अमीर हो जाऊंगा। उसकी पत्नी कमला ने उसे इसके लिए मना किया, लेकिन रघुनाथ ने उसे कहा, अरे तू तो हमेशा गंवारों वाली बात करती है। तुझे पता है ना, पिछले साल टमाटर के दाम कितने ज़्यादा हो गए थे और हमारे खेत में थोड़े से ही टमाटर थे। मुझे पूरा यकीन है इस बार भी टमाटर के दाम बहुत बढ़ेंगे, इसलिए मैंने सारे खेत में टमाटर उगा दिए हैं। और सोचो, टमाटर के दाम अगर ज़्यादा ना बढ़े तो तब हमें कितना नुकसान होगा। क्या पता किसी और सब्जी के दाम इस बार बढ़ जाएं। अरे नहीं रे, जो मैंने सोचा है देख लेना बिल्कुल वैसा ही होगा। थोड़े दिनों बाद टमाटर के पौधे बड़े हो गए और उन पर टमाटर ही टमाटर लग गए। ये देखकर रघुनाथ बहुत खुश हुआ। बाबा, इस बार तो हमारे खेत में बहुत सारे टमाटर हुए। अब तो हम अमीर हो जाएंगे। तो क्या आप मुझे मेरी पसंद वाली साइकिल दिला दोगे जो मैंने आपको बाजार में दिखाई थी? हाँ हाँ बिल्कुल, मैं तुम्हें वो वाली साइकिल दिला दूंगा। लेकिन तुम वहाँ क्या कर रहे हो? आओ पहले अपने बाबा की मदद तो करो। कमला भी वहां पर आ जाती है। तीनों मिलकर वहां से सारे लाल टमाटर तोड़कर बड़ी बड़ी टोकरियों में डाल देते हैं और फिर रघुनाथ उन्हें बाजार में बेचने चला जाता है। अरे क्या बात है रघुनाथ, इस बार तो तुम खाली टमाटर ही टमाटर लेकर आए हो और सब्जियां नहीं लगाई क्या? नहीं नहीं, इस बार मैंने केवल टमाटर ही टमाटर लगाए हैं।
हाँ हाँ, मैं समझ गया हूँ। पिछले साल इन दोनों टमाटर के दाम बहुत ऊंचे थे। शायद तुमने इस बार ऐसा ही कुछ सोचकर टमाटर की खेती की होगी। जी, आपने बिल्कुल सही समझा। लेकिन रघुनाथ, तुमने थोड़ा सा गलत सोच लिया है। तुम्हें और सब्जियां भी लगानी चाहिए थी। अरे देखो भाई, तुम्हारी और मेरी जान पहचान काफी साल पुरानी है, और आज सुबह से मंडी में और सब्जियों के अलावा केवल टमाटर ही टमाटर आए हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इस बार टमाटर के दाम बहुत ज्यादा जाएंगे। ये सुनकर रघुनाथ थोड़ा दुखी हो जाता है। फिर वो उसे टमाटर देकर पैसे लेकर घर आ जाता है। लेकिन वो पैसे इतने नहीं थे जितना कि रघुनाथ ने सोचा था। देखा, तुम मुझे गवार बता रहे थे, लेकिन मैंने कहा था ना तुमसे कि और सब्जियां लगा लो। रघुनाथ दुखी हो जाता है। उसके बाद वो रोज टमाटर मंडी में देने जाता, लेकिन दाम उतने के उतने ही थे। रघुनाथ जब भी मंडी से वापस आता, वो दुखी ही रहता। एक दिन रघुनाथ की दूर की बहन उसके यहाँ रहने के लिए आती है और खेत में इतना सारा टमाटर देखकर वो हैरान हो जाती है। ये क्या भैया, आपने तो सारे खेत में बस टमाटर ही टमाटर लगा रखे हैं। तुम्हारे भाई ने टमाटर इसलिए लगाए कि टमाटर के दाम बहुत ऊंचे हो जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। अच्छा, ऐसी बात है। उसी रात बहुत जोरदार बारिश होती है और हर जगह पानी ही पानी भर जाता है। रघुनाथ सुबह अपने खेत में जाता है तो देखता है सारे टमाटर पानी में तैर रहे थे। वो सारे पक्के टमाटरों को किसी तरह वहां से निकाल लेता है और मंडी में बेच देता है। तभी वहां मंडी में लोगों की बात सुनकर रघुनाथ खुश हो जाता है। अरे भाई, हमारे यहाँ तो कुछ बारिश नहीं हुई है। तुम्हें पता है, और जगह पर इतनी बारिश हुई है कि रास्ते तक बंद हो गए हैं। भाई मुझे लगता है कि अब सब्जियों के दाम बढ़ जाएंगे। भाई ये तो हम किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी वाली बात है। रघुनाथ उनकी बातें सुनकर मन ही मन बड़ा खुश होता है। वो घर आता है तो बहुत खुश था। क्या हुआ भैया, आज तो बहुत खुश हो? तुम लोग ही कहते थे ना कि मैंने गलत खेती की है। देखो, आज मैं बाजार गया तो पता चला कि हर जगह बहुत तेज बारिश आई है और अब सब्जियों के दाम बढ़ जाएंगे। मैं ढेर सारा टमाटर मार्केट में बेच दूंगा और उसके मुझे बहुत अच्छे दाम मिलेंगे, और देख लेना, मैं बहुत जल्दी अमीर हो जाऊंगा। ये तो बहुत ही खुशी की बात है। लगता है आज फिर बारिश आने वाली है। तुम बैठो, मैं अभी खाना बनाती हूँ। रघुनाथ की बहन ये सुनकर कुछ सोचने लग जाती है और अगले दिन सुबह वो अपने ससुराल पहुंच जाती है। तुम यहाँ पर आराम से लेटे रहो, और तुम्हें पता है रघुनाथ रातों रात अमीर होने वाला है। ऐसा कौन सा खजाना उसके हाथ में लग गया जो वो रातों रात अमीर होने जा रहा है? तुम भी ना बेसर पैर की बातें बोलती रहती हो हमेशा। अरे इस बार रघुनाथ भैया ने अपने खेत में बस टमाटर ही टमाटर लगाए हैं, और तुम्हें पता है बारिश की वजह से टमाटर के दाम दोगुने से चौगुने होने वाले हैं। है तो रघुनाथ मेरा भाई, लेकिन दूर का भाई है। वो रातों रात अमीर हो जाएगा और हम लोग ऐसे ही रह जाएंगे। सुनो, मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है। अगर तुम मेरी बात मानो तो हम भी रातों रात अमीर हो सकते हैं। अच्छा, बताओ बताओ, मुझे ऐसा कौन सा आइडिया है जिससे हम रातों रात अमीर हो जाएंगे? फिर उसकी पत्नी उसके कान में कुछ कहती है। ये सुनकर वो खुश हो जाता है और रात को जब सब लोग सोए हुए थे, वो रघुनाथ के खेत में जाता है और उसके खेत के सारे टमाटर तोड़कर अपने घर ले आता है। अगले दिन सुबह जब रघुनाथ अपने खेत में आता है तो अपना सर पकड़कर बैठ जाता है। हे भगवान, ये क्या हो गया? मेरे खेत के सारे टमाटर कहाँ गए? अरे मैं लुट गया, बर्बाद हो गया। मेरी सारी मेहनत पर पानी फिर गया। वो रोता रोता घर आता है और कमला अपने बेटे को सारी बात बता देती है। सारा परिवार दुखी हो जाता है। हाय, जिसने भी ये काम किया है भगवान उसे कभी माफ नहीं करेगा। उसने गरीब के पेट पर लात मारी है। अब हम क्या करेंगे जी? बाबा, आप चुप हो जाओ। आप इतने दुखी
मुझे अच्छे नहीं लग रहे हो। हम दोबारा से टमाटर की खेती करेंगे ना? तुम अभी कुछ नहीं समझते हो बेटा। तुम्हें नहीं पता, टमाटर की खेती बार बार नहीं होती है। एक बार फसल तैयार होने का समय आता है और यह वही समय था। अब टमाटर की खेती कई महीनों बाद होगी। अरे मैं तो बर्बाद हो गया। उधर रघुनाथ की मुंह भोली बहन इतने सारे टमाटर अपने घर में देखकर बहुत खुश थी। उसका पति उन टमाटरों को बाजार में बेच देता है और वहां से उसे बहुत सारा पैसा मिलता है। देखा, मेरा आइडिया काम कर गया ना। अब हम भी अमीर हो गए। हमारे पास कितना सारा पैसा है। हाँ, तुमने तो कमाल कर दिया। मैं बहुत खुश हूँ जो मुझे तुम जैसी समझदार और चालाक पत्नी मिली है। उधर रघुनाथ और कमला दोनों दुखी बैठे थे। उनके पास अब इतने भी पैसे नहीं थे कि वो अपनी कोई दूसरी खेती कर लेते। कुछ सोचकर कमला रघुनाथ की मुंह बोली बहन के पास जाती है और वहां पर उसकी ठाट बाट देखकर हैरान हो जाती है। उसे अचानक से वहां आया देखकर दोनों पति पत्नी हैरान हो जाते हैं और दूसरे कमरे में जाकर बात करने लगते हैं। अरे, ये कमला भाभी यहाँ क्यों आ गई है? क्या इनको पता चल गया कि हमने ही उनके खेत के सारे टमाटर चुरा लिए हैं? जरा धीरे बोलो, अगर उन्होंने सुन लिया तो। तुम भी ना मुंह फाड़ कर बातें करते हो। सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं जाकर बात करती हूँ। लेकिन कमला उन दोनों की बातें सुन लेती है और जैसे ही रघुनाथ की बहन बाहर आती है, कमला उसे बोलती है, ये तुमने अच्छा नहीं किया। मैं तो यहाँ पर तुमसे मदद मांगने आई थी, लेकिन तुम लोग तो मुझसे भी ज्यादा गरीब हो। तुम तो रघुनाथ को भाई कहती थी और तुमने ही उसके खेत के सारे टमाटर चुरा लिए। ये तुमने अच्छा नहीं किया। तुमने क्या सोचा, तुम हमारी किस्मत छीन लोगी? देख लेना, हमारी किस्मत में जो लिखा होगा वो हमें जरूर मिलेगा। गुस्से में कमला अपने घर आ जाती है और रघुनाथ को सारी बात बताती है। रघुनाथ को भी बहुत दुख होता है क्योंकि वो उसे अपनी मुंह बोली बहन नहीं, सगी बहन ही मानता था। ये उसने अच्छा नहीं किया, पर मुझे भगवान पर पूरा यकीन है। कमला, तो देख लेना, वो हमारे साथ जरूर कुछ अच्छा करेगा। तभी दोनों पति पत्नी देखते हैं, उनका बेटा भगवान की फोटो के सामने हाथ जोड़कर खड़ा है और भगवान से प्रार्थना कर रहा है। ये देखकर वो दोनों भी उसके पास जाकर खड़े हो जाते हैं और हाथ जोड़कर भगवान से अपने हालात सही करने के लिए प्रार्थना करते हैं। उसी रात बड़ी तेज आंधी आई और बारिश की आवाज सुनाई देती है। रघुनाथ जब घर से बाहर निकलकर देखता है तो हैरान हो जाता है। वहां पर बारिश नहीं, टमाटर की बारिश हो रही थी। उसका पूरा आंगन और घर टमाटर से भरा हुआ था। कमला, अरे ओ कमला, कमला इधर आ। अरे देख, भगवान ने हमारी सुन ली। अरे देख, हमारे घर पर टमाटर की बारिश हो रही है, टमाटर की। हाँ, अरे हाँ, ये तो सचमुच में टमाटर की बारिश है। कितने सारे टमाटर हैं, लाल लाल टमाटर। हाँ बाबा, अब हम भी अमीर हो जाएंगे। देखो देखो, कितने सारे टमाटर। तीनों बहुत खुश थे। तीनों हाथ पकड़कर झूमने लगे। रघुनाथ, कमला और उसका बेटा उन सारे टमाटरों को इकट्ठा करने लगते हैं। अगले दिन सुबह रघुनाथ वो सारे टमाटर मंडी में बेच देता है, जिससे उसे बहुत अच्छे दाम मिलते हैं। वो खुशी खुशी घर आता है और अपने बेटे को बाजार में लेकर जाता है। फिर उसे वो साइकिल दिलाता है। सारा परिवार बहुत खुश था। उस रात फिर टमाटर की बारिश होती है। रघुनाथ अगले दिन वो सारा टमाटर इकट्ठा करके उसे भी मंडी में बेच देता है। कई दिनों तक लगातार रघुनाथ के घर में रोज रात को टमाटर की बारिश होती और रघुनाथ सुबह सारे टमाटर मंडी में बेच देता। इस तरह एक ही हफ्ते के अंदर रघुनाथ के पास बहुत सारे पैसे हो जाते हैं। उधर रघुनाथ की मुंह बोली बहन के घर में चोरी हो जाती है और टमाटर से कमाया हुआ सारा पैसा चोर लेकर चले जाते हैं। ये क्या हो गया? हमारे ऊपर तो पहाड़ टूट पड़ा दुखों का। मैंने सुना है कि तुम्हारे भाई रघुनाथ के पास तो बहुत पैसा आ गया है।
वो बहुत अमीर हो गया है और नया घर खरीदने की सोच रहा है। रघुनाथ मुझे अपनी बहन मानता है। मैं उसके पास जाकर मदद मांगती हूँ, वो मेरी मदद जरूर करेगा। हाँ। अगले दिन सुबह सुबह बहन और उसका पति रघुनाथ के पास आता है और अपने किए की माफी मांगता है। कैसी औरत हो तुम? पहले हमारे ही खेतों में चोरी करके अमीर होने की कोशिश की, और अब जब हम अमीर हो गए हैं तो यहाँ पर मांगने आ गई हो। शर्म नहीं आ रही तुम्हें? कोई बात नहीं कमला, इसने मुझे अपना भाई नहीं माना, लेकिन मैं तो उसे अपनी बहन मानता था। देखो बहन, मैंने आज आखिरी बार तुम्हारी मदद कर रहा हूँ। उसके बाद मैं तुमसे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता। जब तुमने मेरे बारे में नहीं सोचा तो मैं भी तुम्हारे बारे में कुछ नहीं सोचूंगा। तुमने मेरे साथ विश्वासघात किया है, ये रिश्ता तुमने खत्म किया है। रघुनाथ की मुंह बोली बहन और उसका पति शर्मिंदा थे। रघुनाथ उसकी पैसों से मदद करता है। वो लोग वहां से चले जाते हैं और रघुनाथ जादुई टमाटर की बारिश से मिले हुए पैसों से बहुत अमीर हो चुका था। अब वो अपना जीवन खुशी खुशी बिताते हैं।